नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में अपराधियों के बढ़ते मनोबल से सरकार की पेशानी पर बल पड़ता दिखने लगा। विपक्ष टेंशन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इधर अपराध पर नकेल कसने की कवायद में पुलिस को नाको चने चबाने पड़ गए। कई जगहों पर तो पुलिस ही पिट गई और एक दो घटना तो ऐसी भी सामने आई जहां क्राइम कंट्रोल के लिए गई पुलिस टीम अपने साथी के शव को अंतिम विदाई देती दिखी। हालात विपक्ष के विधानसभा में विरोध प्रदर्शन ने और बिगाड़ दिया। चुनावी साल में कानून व्यवस्था मानो सरकार के गले का फंदा बनने लगा तो सरकार ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। फिर एडीजी मुख्यालय ने दबंग वाले अंदाज दिखाए और फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दिखाए। अब धरातल पर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पुलिस क्या करती है ये देखना बाकी है। फिलहाल कानून से बंधे पुलिस के हाथ क्या मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद अपराधियों के हाथों में हथकड़ी डाल पाएंगे, ये सवाल खड़ा है। और सवाल तो पूछेंगे कि क्या अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को खुली छूट मिल गई है। सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे असितनाथ तिवारी जी। और साथ ही प्रशासनिक अमले को लेकर किस तरह की चुनौतियां होती है, सरकार और शासन प्रशासन को लेकर किस तरह से काम चलता है, ये जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी शिवचंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शिवचंद्र सिंह जी, सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जब कानून पर सवाल खड़े होने लगते हैं, सरकार को घेरा जाने लगता है, पुलिस कर्मी वही रहते हैं, अधिकारी वही रहते हैं, लेकिन कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिलता है और मिलने का दावा किया जाता है, ऐसा क्या बदल जाता है? देखिए, जब अच्छे पदाधिकारी मुख्यालय में होते हैं या जिला में होते हैं तो उनसे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ता है तो वे प्रॉपरली काम कर पाते हैं। और जब बागडोर ढीली होते ऊपर से तो नीचे तक कुव्यवस्था फैल जाती है। उस स्थिति में जो आज की वर्तमान स्थिति है देखने से तो ऐसे लगता है कि डीजी साहब ने निश्चित रूप से, डीजी आईडीजी हेडक्वार्टर सब ने निश्चित रूप से खुले तौर पर लोगों को काम करने का निर्देश दिया है और वो काफी बलपूर्वक काम करने का निर्देश दिया है, सफलतापूर्वक करने का निर्देश दिया है। लेकिन अब जो नीचे के पदाधिकारी हैं जो फील्ड में हैं, उनकी क्या समस्या है उसका समाधान तो लोकल पुलिस अधीक्षक कर सकते हैं या थानेदार जो अपने इलाके का मालिक होता है वो चाहे तो वो उसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। और हम लोगों ने जो थानेदारी की तो हम लोग खुद ही अपने इलाके को मैनेज करते थे। वो हम लोगों को बड़ी पदाधिकारी को साथ की भी जरूरत पड़ती थी और अपने हिसाब से लोगों से। आज कमी क्या हो गई है कि लोगों का संपर्क पब्लिक से कम हो गया है। कम हो गया है। जब गैप होगा संवाद में तो निश्चित रूप से समस्याएं बढ़ेंगी। तो इस स्थिति में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें लोगों से तालमेल बनाकर रखना भी आवश्यक है ताकि समय पर वो आपको सहयोग कर सकें। अगर बिल्कुल ही संवादहीनता की स्थिति रहेगी तो ऐसी स्थितियां हमेशा आती रहेंगी। बिल्कुल है शिवचंद्र जी, ये गंभीर विषय आपने उठा दिया है। हम इस पर थोड़ी और बातचीत करेंगे और थोड़ी और परिस्थितियों को आपसे बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल असित जी के पास चलते हैं। असित जी, जो शिवचंद्र जी बता रहे हैं, मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर खाकी वर्दी वालों को देखकर डर तो लगता है, लेकिन ये डर अपराधियों को नहीं लगता है, ये डर अभी भी आम लोगों को ही लगता है। ये हालात कब बदलेंगे? नहीं, देखिए दीपक जी, इसमें जो दो घटनाएं हुई हैं इसमें अपराधी, पेशेवर अपराधी शामिल नहीं है, आम आदमी ही शामिल है। दो पक्षों का विवाद है। दो पक्षों का विवाद सुलझाने गई पुलिस और उसमें एक पक्ष ने पुलिस पर हमला कर दिया और उसमें मौत हो गई। ये आम आदमी है, कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है, कोई नोटोरियस क्रिमिनल इसमें नहीं शामिल है। ये ग्रामीण है, आम आदमी है जिन पर पहले से भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है या कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये ऐसी घटनाएं हैं जिसकी उम्मीद बहुत कम रहती है पुलिस को। पुलिस को लगता है कि भाई दो पक्षों का विवाद है, गांव में हम जाएंगे तो शांति बहाल करा के और आ जाएंगे। और उसमें एक घटना हो गई। एसएचओ की तरफ से कमी ये हुई कि जैसे एक घटना में ये हुआ कि डायल 112 की गाड़ी पर एक एसआई और एक कांस्टेबल, बस दो लोग थे और दोनों को वहां
चूंकि क्विक रिस्पांस का मामला था, जल्दी पहुंचना था, बस 2 लोग पहुंच गए। नहीं, 2 पक्षों के बीच अगर हिंसा हो रही है तो उसमें 2 लोग क्यों गए? फिलहाल 2 जगह के एसएचओ को सस्पेंड किया गया है, बाकी जांच भी जारी है और इसका कोई आपराधिक ये नहीं है, उन लोगों का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन घटना बड़ी है, इसकी जवाबदेही भी ली गई है, इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है। विनय कुमार जी अच्छे आईपीएस हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको तब से जानता हूं जब वो एसपी हुआ करते थे और मैं जर्नलिस्ट हुआ करता था। और बतौर डीजीपी आते ही उन्होंने सूबे के 2-3 बड़े अपराधियों का एनकाउंटर भी कराए, आप भी जानते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई, चूंकि किसी आपराधिक गिरोह के यहाँ छापेमारी करने पुलिस नहीं गई थी, वो गांव में गई थी और अचानक हमला हो गया, तो ऐसी कोई आशंका पुलिस को थी नहीं कि वहां बहुत फोर्स लेके जाया जाए और कुछ किया जाए। घटना हुई है, दुखद है, कार्रवाई तो कानून के तहत ही होगी, उसमें तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसकी पूरी तैयारी भी करनी होगी और मुझे लगता है कि डीजीपी साहब इसकी पूरी तैयारी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सरकार अपनी तैयारी कर लेगी। लेकिन असित जी, परिस्थितिवश पुलिसकर्मी की मृत्यु होती है और इस तरह की 1-2 घटनाओं को लेकर पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार को, विपक्ष का काम है कटघरे में खड़ा करना और उससे सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष का काम है सरकार को कटघरे में करना। विपक्ष सरकार को अगर कटघरे में खड़ा नहीं करेगा तो सरकार भी पूरी तरफ से जवाबदेह नहीं होगी। मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष के लिए यह गलत है कि वो अफवाह के जरिए माहौल को और खराब करे। जैसे हमने एक बयान सुना कि भाई पुलिसकर्मियों की हत्या नहीं होती थी। किसको नहीं याद है कि बिहार में थाने उड़ा दिए जाते थे? किसको नहीं याद है कि बिहार में घुस के थाने से हथियार लूट लिए जाते थे? याद है ना सबको, थाने डायनामाइट से उड़ाए गए हैं, सारी की सारी राइफलें लूटी गई हैं। आज की घटना बता रहे हैं, किशनगंज में एसएसबी की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया, उनके सर्विस रिवॉल्वर छीन लिए, पैसे, बाइक सब जब्त कर लिया। जब बाद में पुलिस की टीम पहुंची, अतिरिक्त पुलिस बल के साथ अधिकारी पहुंचे, तब उन्हें छुड़ा कर लाया गया और उनके हथियार ग्रामीणों से लिए गए हैं। ये तो आज भी हो रहा है। मैं एक नहीं, ग्रामीणों और आपराधिक गिरोहों में अंतर है। गांव में आप भी जाइएगा और आपकी गाड़ी से कोई घटना हो जाएगी तो गांव वाले आपको रोक लेते हैं, और जब रोक लेते हैं तो आप भी अगर शरीफ और सज्जन आदमी हैं तो कहते हैं अच्छा भैया रखो, ये बाइक की चाबी रखो। मतलब आप कह रहे हैं कि सर्कमस्टेंशियल वो तो इवेंट को क्रिमिनल इवेंट के तरह नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे एक आपराधिक गिरोह थाने में घुसता है, वो खूब फायरिंग करता है, 7-8 जवान गया कि ये घटना मुझे याद है, 8 जवान थाने में मार दिए और सारी राइफलें लूट ली गई। बगहा से ट्रेन खुली और नरकटियागंज के पहले जीआरपी की 7 राइफलें लूट ली गई और सबको। तो उस तरह की घटनाओं में और गांव में हुई अचानक किसी घटना की आप उस तरह की घटना तुलना नहीं कर सकते ना। तो दोनों का फर्क हमें समझना होगा। घटनाएं जो भी हो रही हैं दुखद है और इनको रोकना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये मैं भी मान रहा हूं। लेकिन इन 2 घटनाओं की तुलना एक साथ कर देना, जब पूरा का पूरा थाना डायनामाइट से उड़ा दिया जाता था और आज गांव में कोई घटना हो गई तो आप उससे कैसे जोड़ दीजिएगा उस घटना से? जी चलिए ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। उस घटना को इस घटना से किस तरह से जोड़कर आप सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, ये हम जान लेते हैं। विपक्ष ये कर रहा है, प्रमोद जी क्या जवाब देंगे? देखिए दीपक जी, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे हैं और समझने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी सत्ता शासन में बैठे हुए लोग, इनको मामूली घटना ये दिखाई पड़ता है और ये कहते हैं कि 1-2 घटना इस प्रकार की घटी है। अभी तो मैं आपके चैनल पे ही देख रहा था कि 2-3 दिनों के भीतर इस प्रकार से 7 से 8 जगह जो है पुलिस पर जो है जो पथराव किया जाता है। 2 जगह तो एएसआई की मौत हो गई, अररिया में और मुंगेर में। और आप देखिए कि किस प्रकार से, चाहे वो मनेर हो, जहानाबाद हो, पालीगंज हो, भागलपुर हो, कहीं भी इस प्रकार की घटना जिस पर जवाबदेही है, जिस पुलिस प्रशासन पर जवाबदेही है कि आम आवाम की रक्षा करने का, और जो खुद जो है पुलिस प्रशासन अपने आप को इस समय जो है असहाय महसूस कर रही है, उन पर अपराधी जो है बार बार हमला कर रहे हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और 2 जगहों पर तो उनकी हत्या कर दी गई है। और बावजूद शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को कहते हैं कि पहले तो ये होता था, अब ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल को ये लोग बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि अपराधी तो जान रहे हैं ना कि वो जो भी अपराध करेंगे तो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग क्या कहेंगे कि 2005 के पहले ये होता था। प्रमोद जी बीच में टोक रहे हैं। असित जी ने कहा कि वो अपराधी नहीं थे, वो आवेश में आ गए और इस तरह की घटना हो गई, उसे आपराधिक अपराधी के तौर पर ना देखा जाए।
देखिए दीपक जी, नहीं, वो संगठित दीपक जी, गिरोह के लोग नहीं थे, मैं ये कह रहा हूँ। संगठित गिरोह के लोग यही समझने वाली बात है, पेशेवर कि अपराधी नहीं है। व्यक्ति के भीतर में जब शासन प्रशासन का भय खत्म हो जाता है, कानून का डर खत्म हो जाता है, तब इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। अपराधी अपराध करते हैं आम आवाम को के साथ, लेकिन ये तो पुलिस पर ही, जो अपराध को रोकने के लिए जिनको जवाबदेही और जिम्मेवारी दी गई है, उन्हीं पर जब इस प्रकार का हमला कर देते हैं तो शासन प्रशासन का भय कहाँ है, आप बताइए। जिस प्रकार से इनका जो बयान आता है ना, नहीं तो भय, वही तो हम पूछ रहे हैं ना प्रमोद जी, कि भय अपराधियों में होना चाहिए, लोगों में ये भय क्यों है? भय एक सीमा से पार हो गया, अति हो गई, तो अब भय खत्म ही हो गया है, ये हालात नजर आ रहे हैं क्या प्रमोद जी? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है क्राइम बुलेटिन जारी करने का काम करते हैं, और जो भी क्राइम बुलेटिन वो जारी करते हैं वो मात्र 2-3 दिनों के भीतर होते हैं, और 100 से 150 संज्ञेय अपराध की घटनाएं बिहार के तमाम जिलों का वो कलेक्ट करके और तब वो जारी करने का बात करते हैं। इसमें हम ये भी जोड़ देते हैं ना प्रमोद जी, इसके साथ ये भी जोड़ दिया जाना जरूरी है कि जो क्राइम बुलेटिन जारी होता है, हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से खबरें पहुंचाते हैं, जिले के कप्तान, पुलिस कप्तान ये जानकारी देते हैं कि उन मामलों में क्या कार्रवाई हुई है, और 70-75% मामलों में एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तारियां होती है और आगे की जो कार्रवाई होनी होती है वो होती है। ये 70-75% मामलों में हम तक खबरें आई है, तो वो आपको हम ये जानकारी अपडेट कर दे रहे हैं कि क्राइम बुलेटिन पर ये हो रहा है। उसी में एक लाइन हम भी जोड़ दे रहे हैं कि हाल के दिनों में पेपर में सुर्खियां बन जाती हैं कि साक्ष्य के अभाव में अपराधी बड़े किए जाते हैं, और इधर की घटनाओं को जब आप देखिएगा ना, तो आनंद फानन में गिरफ्तारियां तो होती हैं, लेकिन जो साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो है अपराधी बच जाते हैं। चलिए, अब पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हम थोड़ा एक एक्सपर्ट से जान लेते हैं, शिवचंद्र सिंह जी से जान लेते हैं कि शिवचंद्र जी, तमाम बातें आपने सुनी, राजनीतिक नोकझोंक भी आपने देख लिया है, और जो एक व्यवस्था के साथ समस्या जो उभर कर सामने आ रही है वो भी आप समझ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे समाधान किस तरह से निकला जाए। देखिए, पर्व त्योहार के अवसर पर जो इस तरह के समस्याएं आ रही हो रही हैं, उसमें विपक्ष के हो या सत्ता पक्ष के हो, जनप्रतिनिधि उससे अलग नहीं है। उनकी भी जिम्मेवारी है कि वे अपने लोगों को, अपने समर्थकों को समझाए कि प्रशासन की क्या भूमिका है, तो प्रशासन क्या होता है। दूसरा, जो सत्ता पक्ष के हैं उनको भी यही काम करना चाहिए, ताकि आपसी सामंजस्य जो है प्रशासन और पब्लिक के बीच बना रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि स्थानीय, आप ब्लॉक मुख्यालय से आदेश जारी करते हैं, अगर स्थानीय प्रशासन आपका सतर्क नहीं है, उसके पास संगठित व्यवस्था नहीं है, कहीं जाना है तो हम लोग को जानकारी रहती थी कि किस गांव की क्या परिस्थिति है, क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या आपराधिक स्थिति है, कैसी मतलब सामाजिक स्थिति है, उस हिसाब से हम लोग, जब भी आप जाते हैं भीड़ में, तो आपको अपने पूरे बल के साथ जाना चाहिए, ताकि कोई जरूर किसी भी तरह की समस्या से वहां जो सामने आए तो उसको आप अच्छी तरह निपट सके। अगर आप दो पुलिस वालों को भेजते हैं तो नेचुरली वह बड़ी भीड़ के सामने कमजोर पड़ जाता है। शिवचंद्र जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगा, और ये कि क्या अनुभव की कमी दिख रही है पुलिस टीम में बिहार भर में, या फिर अनुभवी लोगों के सही गाइडलाइंस न मिलने के कारण इस तरह के हालात बन रहे हैं? तो हमने आपको पिछले डिबेट में भी कहा था कि ये प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है उसमें कमी है। क्राउड कंट्रोल, भीड़ नियंत्रण के लिए अलग से सबको शिक्षा दी जाती है, उसका मॉक ड्रिल कराया जाता है, उसमें कमी है। उनको लगता है कि पुलिस पदाधिकारियों को लगता है कि हमको प्रॉपर संरक्षण नहीं मिल पाएगा, इस डर से भी मुझे लगता है कि डरते हैं वे कार्रवाई करने में। अदरवाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो सबको है, हम काम कर रहे हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, कानून से हमको ये अपनी सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है, और उस सुरक्षा के अधिकार की तरफ अधिकार के उपयोग के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई की जा सकती है, और उसमें वे कमजोर पड़ रहे हैं। तो उस हालत में स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर भी टाइम टू टाइम इन सब चीजों का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। चलिए, कि ट्रेनिंग की बात सामने आ रही है, लेकिन दूसरी बात यह भी आती है कि कानून से हाथ बंधे हैं, संयमित व्यवहार किए जाने की उम्मीद रखी जाती है, लेकिन उन उम्मीदों
पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती होती है। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद पक्ष और विपक्ष के बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर जो नोकझोंक चल रही है, उसके साथ साथ कहां चूक हो रही है और किस चीज की सुधार की गुंजाइश है, उस पर बात को जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं बिहार में क्राइम कंट्रोल में विफल रहने का पुलिस पर आरोप और इन आरोपों के साथ घिरती सरकार और सरकार पर खड़े हो रहे सवाल का क्या चुनावी साल में फायदा उठाने का प्रयास कर रही है विपक्ष। इन सब चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर सीधे मेहमानों का रुख करेंगे और प्रमोद जी से जानना चाहेंगे। प्रमोद जी, क्या बार बार जंगल राज का आरोप जो लगता रहा है, उन आरोपों से बच निकलने के लिए ये प्रयास है कि इस पूरे सरकार को जंगल राज 2 वाली बात कहकर प्रचारित किया जा रहा है? देखिए दीपक जी, समझने वाली बात है कि हाल के ही दिनों को आप देख लीजिए कि 3-4 दिनों के भीतर में कैसी कैसी घटनाएं घटी है। अभी नालंदा में आपने देखा था कि युवती के साथ बर्बरता पूर्वक जो है उसकी हत्या कर दी जाती है और पैर में नो कील ठोक करके उसको मारा जाता है। आप देखिए भोजपुर में किस प्रकार से लूट की घटना हुई। मात्र कुछ चंद मिनटों में ही 25 करोड़ से अधिक की गहने की जो है डकैती हो जाती है। पटना राजधानी की बात कर लीजिए, 2-3 दिन पहले एक युवा व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और ये घटनाएं आम हैं। बिहार का शायद ही कोई ऐसा जिला है जहां ये घटनाएं नहीं घट रही हैं, चाहे हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, गैंगरेप हो। अरे चैन स्नेचिंग की घटनाएं तो अब आम घटना हो गई हैं। वो राजधानी में प्रत्येक दिन दर्जनों ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये समझने वाली बात है कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है कोलैप्स कर चुका है। 2005 से 2025 तक लगातार जो है 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है और 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है। बावजूद जब इनसे सवाल किया जाता है और वर्तमान में जो स्थितियां हैं, चाहे वो क्राइम को लेकर के हो, चाहे करप्शन को लेकर के हो, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर के हो, तो ये 20 साल पहले चले जाते हैं। 20 साल। अरे एनसीआरबी का डाटा का आप लोग अध्ययन क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर आप अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि 90 से 2005 और 2005 से 2025 के बीच में 3 से 4 गुना अपराध, संज्ञेय अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। लेकिन सवाल है, हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार सवाल उठा रहे हैं और सरकार इन सवालों से भागती फिर रही है, ये कहते हुए कि 2005 से पहले और बुरी स्थिति थी, इसलिए ये संतोषजनक हालात हैं। आसिफ जी, देखिए, उस दौर से और इस दौर की तुलना से कुछ मिलना नहीं है। वरना जिस तरह से कह रहे हैं कि पटना में युवा व्यवसायी की हत्या हो गई, वो दौर था जब शहर दर शहर व्यवसायी मारे जा रहे थे। काउंटर पर बम मार दिया जाता था, या तो रंगदारी दो नहीं तो मारे जाओ। वो दौर था जब शोरूम से मोटरसाइकिल लेके 1 किलोमीटर आदमी आगे बढ़ता था तो मोटरसाइकिल लूट ली जाती थी। और वो दौर था जब स्कूल से निकलते ही बच्चा अगवा कर लिया जाता था। लेकिन 20 साल दिया गया ना, जनता, बिहार की जनता ने 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। वो दौर सुनिए ना, गृह विभाग उनके पास है, सामान्य प्रशासन उनके पास है। तो आखिर कर क्या रहे हैं? जो मौजूदा जो हालात है बिहार का, वो जान लेते हैं। शायद कोई ऐसी जगह है, कोई जिला है, कोई प्रखंड है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही। बताइए आसिफ जी, कर क्या रही है सरकार? नहीं था अपहरण की घटनाएं तो सिर्फ लालू जी के घर में होती थी। पूरा बिहार तो शांत था। लालू जी के बेटे अगवा हुए, बाकी पूरे बिहारी शांत थे, किसी का बेटा अगवा नहीं हुआ। बातें जो है अपनी जवाबदेही हिंदुस्तान में सर सुन लीजिए करने के लिए है, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह का बात बीच में यही बोलेंगे तो फिर इन्हीं से बोलवाइए। आप दोनों आपस में बतिया लीजिए। चलिए बोलिए सर, आप क्यों चुप हो गए? नहीं, मैंने तो कहा कि ये 20 साल एक लंबी अवधि होती है और 20 साल में भी आज जो हालात जो बिगड़ गया है, आप छोड़िए, आप सिर्फ क्राइम की बात कर रहे हैं। आज देखिए ना कि बिहार चाहे पढ़ के वही तो जवाब ले रहे हैं, हो साक्षरता दर हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हम कहाँ हैं? बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। जवाबदेही और जिम्मेवारी किसकी बनती है? वही तो जवाब ले रहे हैं ना, जवाबदेही। शिक्षा की बात इन्होंने की। परसों ही एक आंकड़ा हमने निकाला था, जब इनकी सरकार थी बिहार में 1,62,000 शिक्षक थे। आज जब हमारी सरकार है, बिहार में शिक्षकों की संख्या 6 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 5,90,000, अभी 50-55 हजार की नियुक्ति होनी है, 6 लाख पार। अब सुन लीजिए सर, हम बता रहे हैं। इसी पटना में चले जाइए, मीठापुर बस स्टैंड के सामने 3 नई यूनिवर्सिटी हमने खोल दी। हर दूसरे जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया, हर दूसरे जिले में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया। इनके शासनकाल में क्या था, क्या स्थिति थी? सुनिए सर,
3.5 महीना शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, लगातार 3.5 महीना शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, वो हड़ताल पर चले गए। शिक्षकों की नियुक्ति की आशीष जाती जी, है। ठीक है, हम शिक्षकों की नियुक्ति पर नहीं आ रहे हैं। आशीष जी, एक रिपोर्ट कहीं मैंने देखा था कि जब पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो वो अपराध के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। तो क्या इस वजह से आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं? बहुत बढ़िया सर, 2.25 लाख शिक्षकों को 6.5 लाख तक पहुंचा दिया हमने, कोई रोजगार ही नहीं दिया। सर भी मत बोलेगा, 41,481 पुलिसकर्मी इनके शासनकाल में हुए थे, हमने 2.25 लाख तक वो संख्या पहुंचा दी, हमने रोजगार ही नहीं दिया। फिर भी तो विधानसभा में बवाल खड़ा हो रहा है ना कि अपराध कंट्रोल में नहीं और अपराध की बुलेटिन जारी कर रहे हैं। आप ही का जवाब ले रहे हैं, आप ही का जवाब ले रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले 4.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ था प्रमोद जी। नहीं, हम नियुक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं प्रमोद जी, नियुक्तियों को रोक के रखे। आप ही का जवाब ले रहे हैं, एक बार उनसे सुनिए। हम टोकने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं की सरकार में बजाप्ता हाई कोर्ट में सरकार को हलफनामा देके बताना पड़ा कि 58% सीट वैकेंट है स्वास्थ्य विभाग में। आज की स्थिति क्या है आप जाके देख लीजिए, 20% वैकेंट है हमारी सरकार में, इनकी सरकार में 58% वैकेंट था सीट। तो रोजगार किसने दिया, ये सारे आंकड़े सबके सामने हैं। आज गांव गांव आप चले जाइए, पुलिस कर्मियों की भी पर्याप्त संख्या में नियुक्ति हुई है, लेकिन फिर भी अपराध में कमी नहीं आ रही है। और उसके बावजूद एक बार जवाब तो लेने दीजिए ना आशीष जी। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी नियुक्ति हुई है, फिर भी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आ रही है, ये इनका आरोप है। थाना उड़ाया जा रहा है क्या? आज थाने में घुस कर राइफल लूट ली जा रही है क्या? अब क्या बात कर रहे हैं? प्रवृत्ति बदली है अपराध की ना, पहले जैसा देखिए संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है। बतलाया कि अचानक कोई सुनिए, किस प्रकार से घेर कर तस्वीरें भी हम प्रमोद जी सुनिए, आप कहीं जा रहे हैं, प्रमोद जी कहीं जी। जा रहे हैं, इनकी गाड़ी से किसी की बकरी दब गई और वहां लोगों ने मान लीजिए लाठी डंडे से हमला कर दिया, तो कोई संगठित अपराध थोड़ी है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नहीं तो कानून पे भरोसा नहीं ना, आप एक 112 डायल कीजिए ना, पुलिस वाले आएंगे करके देंगे आपको। बच्चा स्कूल से निकलते ही अगवा हो जाता था, तब मोटरसाइकिल आप शोरूम से निकालते थे, लूट ली जाती थी। कि 90 से 2005 और 2005 से 2025 के बीच जो संज्ञेय अपराध हुए हैं, चाहे थाने डायनामाइट से उड़ाए जाते थे। चलिए, ये राजनीति होती रहेगी, चुनावी साल है और ये राजनीति और जोर शोर से होगी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और हम सुनेंगे। लेकिन पुलिस को क्या करना चाहिए शिवचंद्र जी? अगर उंगली सरकार पर उठ रही है तो दाग खाकी के दामन पर भी नजर आ रहे हैं, उन दागों को धोने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी ओर से एक रिटायर्ड डीएसपी की क्या सलाह है पुलिस को? मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। एक तो स्थानीय पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, थाने स्तर पर हैं या जिला स्तर पर है, जिला स्तर पर मैं आपको कहना नहीं चाहता, मैं कह देता हूं। आज जिला स्तर पर पहले डीएसपी से प्रमोटेड आईपीएस लोगों की भी पोस्टिंग होती थी जी। आज के दिन देखिएगा तो पूरे बिहार में मुश्किल से 2-3 जिले में उस तरह के पदाधिकारी हैं। अन्यथा आप नए आईपीएस आते हैं, साल 2 साल आप ट्रेनिंग देते हैं, उनको फील्ड में प्लेस कर देते हैं एसपी बनाकर, तो उनको अनुभव की कमी है। इसके चलते प्रॉपर नेतृत्व जो है अधीनस्थ पदाधिकारियों को, थाने स्तर पर हो, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी, उनको नहीं मिल पाता है। उसका उस हिसाब से कंट्रोल का अभाव है। इसलिए मतलब आप कह रहे हैं जो इंस्टीट्यूट में ट्रेंड है वो फील्ड पर अनुभव का मुकाबला नहीं कर सकता? नहीं, उसके लिए थोड़ा अनुभव चाहिए, थोड़ा और। पहले हम लोग भी देखे हैं 1977, 78, 79, 80, उसके बाद तक 2 साल 3 साल लोग एसडीपीओ रहते थे, एएसपी रहते थे, फिर कहीं सिटी एसपी में पोस्टिंग हुई कि कहीं रूरल एसपी में पोस्टिंग हुई, तो कुछ सालों के अनुभव के बाद उनको इंडिपेंडेंट जिला दिया जाता था। अब तो एएसपी है, आप गए 1 साल जिला की ट्रेनिंग लिए, उसके बाद आप कहीं एसडीपीओ में गए, 6 महीना साल भर के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है एसपी में। अनुभव का अभाव रहता है। ठीक है, कार्यालय में काम करना, पढ़ना लिखना और फील्ड में काम करने के अनुभव में, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे? दूसरा कि स्थानीय स्तर पर जो थानेदार हैं उनको सतर्कता बरतनी चाहिए, उनको अपने इलाके का पूरा ज्ञान, हर तरफ से हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। वो अपराध का हो, किसी भौगोलिक स्थिति का हो, या सामाजिक विषमता जहाँ है उसका ज्ञान हो। हम लोग कहते तो है कि हर एक गांव का टोला का हम लोग फीडबैक लेते थे, अपने चौकीदार से लेते थे फीडबैक। तो चौकीदार से थानेदार पता नहीं आजकल बात करता है कि नहीं करते। हमको लगता है ये भी संवादहीनता है कहीं न कहीं चौकीदार और
थानेदार के बीच, जिसके चलते उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं फील्ड से मिलता है। जी। जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन फील्ड से मिलेगा तब उनके दिमाग में सारी चीज रहेगी कि कहाँ किस इलाके में हमारे कहाँ प्रॉब्लम है और उसमें कहाँ कौन लोग जिम्मेदार लोग। सरकार को क्या कहना चाहेंगे, सरकार क्या सुधार के लिए आगे कर सकती है? आगे तो मैं यही कहूंगा कि अनुभवी पदाधिकारियों का पदस्थापन पुलिस अधीक्षक के पद पर कम से कम किया जाए जिला में। जी चलिए, वक्त का अभाव है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सामने। जी शिवचंद्र जी। हाँ, और अधीनस्थ पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण भीड़ नियंत्रण और अपराध नियंत्रण के लिए हमेशा समय समय पर होते रहना चाहिए। इसकी व्यवस्था की जाए, जो स्थिति है उसको देखकर मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, धार बरकरार रहे, जंग ना लगे, इसके लिए कम से कम प्रशिक्षण नियमित होते रहे। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है सरकार के लिए भी, और प्रशासनिक अमले को भी ये समझना चाहिए कि अनुभव बहुत जरूरी है। वेल ट्रेंड आप हो सकते हैं लेकिन धरातल पर परिस्थितियां वैसी नहीं होंगी जैसा आपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के दौरान समझा या सुना या सीखा होगा। वहां परिस्थितियां आपको समय अनुकूल सीख देती है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवचंद्र सिंह जी, प्रमोद सिन्हा जी और असित नाथ तिवारी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि चुनावी साल है तो यह आरोप प्रत्यारोप की बौछार बरकरार रहेगी, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से एडीजी मुख्यालय ने आज दबंग वाला अंदाज दिखाया है, वो अंदाज प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आकर फील्ड पर भी पुलिस की टीम में देखने को मिले, और अपराध नियंत्रण को लेकर जो लोगों के बीच धारणा बन रही है उस धारणा में सुधार हो, और सरकार पर जो धारदार प्रहार विपक्ष कर रहा है उससे बचने के लिए सरकार के पास एक मजबूत ढाल तैयार हो। फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।